हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलो आज हम सीखते हैं समास। समास सीखने के लिए लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व में आपने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास आगे के वीडियो में देख लिए थे, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं आज कर्मधारय समास देखने, ठीक है। अब कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सरल सी हमारी एक ट्रिक है। देखो, जैसे मुख्य यहाँ पर एक शब्द है हमारा काली मिर्च, ठीक है। ये दो पदों से बना है ना, काली और मिर्च। तो यहाँ मिर्च है, ये तो प्रधान है, ठीक है, प्रधान शब्द कह लो, पद कह लो, ठीक है। और काली है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, हमने देखा नील कमल है, ठीक है। इसमें कमल हमारा मुख्य शब्द है और नील उसकी विशेषता बता रहा है। तो समझ गए ना आप? हाँ, यही है कि जहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो और उसका प्रथम पद उसकी विशेषता बताता हो, वहाँ पर हम कहेंगे कर्मधारय समास है। तो चलो परिभाषा भी देख लेते हैं। जिस समास में एक पद विशेषण अथवा उपमान होता है। उपमान का मतलब क्या? जिसकी किसी से उपमा की जाती है ना, वही, यानी कि कहने का तात्पर्य विशेषण ही हुआ ना। तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना। यानी कि मुख्य बात किसके बारे में होती है? जो दूसरा पद होता है ना, उसी के बारे में, ठीक है। तो चलो कुछ उदाहरणों से हम इस कर्मधारय समास को समझते हैं। अल्पाहार मुख्य शब्द है आहार, ठीक है। प्रधान शब्द क्या है? आहार। कैसा है? अल्प, ये उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। चित्त है, कैसा है? एकाग्र। बुद्धि कैसी है? तीव्र। मानस कैसा है? भला। आत्मा कैसी है? महान। आचार कैसा है? भ्रष्ट। आयु कैसी है? दीर्घ। कमल कैसा है? नील। देखा ना। तो यहाँ क्या है कि जो दूसरा शब्द है वो हमारा प्रधान शब्द है और उसके आगे का जो पहला शब्द है, ये सारे ही पहले शब्द है ना, ये सारे विशेषण हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कहेंगे कर्मधारय समाज, है ना। आसान समझना। तो यही है कि जहाँ पर आगे विशेषण आ जाए ना, उसको समझ लेना कि ये कर्मधारय समाज है। चलो दूसरे देखते हैं। ये जो बड़ा हमारा मुख्य शब्द क्या है? बड़ा, ठीक है। लेकिन किस में? दही में डूबा हुआ बड़ा है। फूल क्या है? कर्ण में पहना जाता है जो फूल। चक्की, कौन सी चक्की है? पवन से चलती है जो चक्की, ठीक है। और ये युवराज का क्या हुआ? युवक, जो राजा होने वाला है, ठीक है। मक्खी, मक्खी कौन सी है? जो मधु एकत्र करती है, जो मक्खी। चक्की कौन सी? पवन से चलती है वो चक्की, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि ये चाहे वो संज्ञा से भले ही कर्मधारय ये समास बना है, लेकिन ये इस रूप में भी विशेषता बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये भी तरीका होगा तो कहेंगे कि ये हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। तो अब देखो, कई बार आगे उपसर्ग भी लगा हुआ होता है ना। देखो यहाँ पर वृष्टि शब्द है, क्या है? ये वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, ठीक है। वर्षा है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? अतिवृष्टि, ठीक है। तो अति पूर्ण वृष्टि, तो ये अति भी तो विशेषता हुई ना, ठीक है। यहाँ पर उक्ति है, लेकिन क्या है? अति पूर्ण, यानी अत्युक्ति हो गई। यहाँ बू है, लेकिन कैसी है? खुश है जो बू। यहाँ बू है, वो कैसी है? बद है जो बू। पाच्य तो है, लेकिन कैसा? सुपाच्य, यानी कि अच्छी तरह पचने में, है ना। योग है, कैसा है? जो सुयोग है, यानी कि अच्छा है। तो यहाँ भी आपने देखा ना कि उपसर्ग के रूप में ये सारे विशेषण आए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग भी विशेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्ज़ाम में देखो, हमें सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए, चाहे प्रश्न कैसा ही आए हम उसको हल कर पाएंगे, है ना। तो ये भी एक प्रकार हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये इस प्रकार के भी कर्मधारय समास के उदाहरण आते हैं। देखो इसमें क्या है
कि यहाँ मुख्य बात हो रही है नर की, है ना। किसकी बात हो रही है? नर की। यहाँ नर आगे आ गया, यहाँ पुरुष आगे आ गया, कवि आगे आ गया, मित्र आगे आ गया, प्राण आगे आ गया, मुनि आ गया। अब उसकी विशेषता यहाँ पीछे बताइए कि नर श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार का भी उदाहरण आते हैं। ठीक है, तो नर श्रेष्ठ मतलब नरों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। यहाँ कवि की विशेषता बताई है, कवियों में राजा यानी कि श्रेष्ठ है वो। मित्र है जो वर। ठीक है, यहाँ प्राण प्रिय में बताया है, प्रिय है जो प्राणों को। मुनि श्रेष्ठ का विग्रह हो गया, मुनि में है जो श्रेष्ठ, मुनियों में है जो श्रेष्ठ, है ना। तो इस प्रकार के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा भी ये प्रकार देखते हैं कि यहाँ दोनों पद ही हमें विशेषण देखना है, तब भी हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे कहेंगे खट मीठा। ठीक है, अब कोई चीज़ जैसे कोई गोली हो, हम खा रहे हो, हमें खट्टी मीठी लग रही है, तो हम क्या कहेंगे? खट मीठा। ठीक है, तो दोनों ही विशेषण हुए ना, तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। अब कोई लड़का है, वो मोटा और ताज़ा लगता है, तो हम क्या कहेंगे? ये तो मोटा ताज़ा है। ठीक है, तो वो भी कर्मधारय समास है, दोनों ही तो विशेषण हो गए ना। ठीक है, अब देखते हैं देवर्षि। देवर्षि मतलब जो देव है, जो ऋषि है। ठीक है, पढ़ा लिखा, जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है। भूखा प्यासा, जो भूखा है, जो प्यासा है। लाल सुर्ख, जो लाल है, जो सुर्ख है। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है। हरा सघन, जो हरा है, जो सघन है। देखा, यहाँ पर दोनों ही विशेषण आ रहे हैं। तो इस प्रकार का भी उदाहरण आए तो ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखना है? कि ये भी अगर दोनों विशेषण हैं तो भी कर्मधारय समास है। और देखो, एक स्थिति ये भी देखी जा रही है कि जैसे यहाँ पर बात हो रही है नयन की। नयन मतलब आंखें होता है ना, नयन है, यहाँ पर कोमलता की बात हो रही है, यहाँ मुख की बात हो रही है, नयन की बात हो रही है और हृदय की बात हो रही है। तो उनकी विशेषता किसके द्वारा बताई है कि भाई नयन किसके जैसे हैं? कमल के जैसे। कोमल किसके जैसा? कुसुम मतलब कि फूल के जैसे। मुख कैसा है? चंद्र के समान है। नयनी यानी कि आंखें कैसी है? मृग के समान। हृदय कैसा है? पाषाण के समान। ठीक है, तो यहाँ पर भी विशेषता ही हुई है ना ये सभी। ठीक है, तो उसको हम अगर अलंकारों की भाषा में कहें तो उपमा अलंकार हो गया या। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है कि हम समानता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ कमल की और नयन की समानता बताई है, कुसुम की और कोमल की समानता बताई है ना। तो इसको हम कह सकते हैं उपमा कर्मधारय समास। ठीक है, लेकिन हमें तो यही समझना है कि बस विशेषता है, जहाँ आगे विशेषता है वहाँ पर हम कहेंगे कर्मधारय समास। अगर विग्रह की बात करें तो कमल के समान नयन, कुसुम के समान कोमल, चंद्र के समान मुख, मृग के समान नयनों वाली, पाषाण के समान हृदय। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं हमारे और कर्मधारय समास के। तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है ना। देखो, एकदम अच्छे, चाहे किसी भी प्रकार का कर्मधारय समास आए ना, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे उदाहरण। जैसे यहाँ देखो, ये सागर है और यहाँ भव है। तो मेन बात आई है कि भव मतलब जीवन। जीवन किसके समान है? सागर के समान है। वचन किसके समान है? अमृत के समान है। तो यहाँ भी विशेषता हो रही है। संसार को सागर के समान बताया है, क्रोध को अग्नि के समान बताया है, स्त्री को रत्न के समान, देह को लता के समान, नर को शार्दूल यानी कि शेर के समान बताया है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, है तो विशेषता ही। ठीक है, लेकिन इसको कैसे अलंकार की भाषा में कहे तो भव रूपी सागर, वचन रूपी अमृत, संसार रूपी सागर, क्रोध रूपी अग्नि, स्त्री रूपी रत्न, देह रूपी लता, नर रूपी शार्दूल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रूपक अलंकार के रूप में भी अगर बात की जाए, लेकिन विशेषता ही तो बताई जाती है, तब भी हम कहेंगे ये कर्मधारय समास है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो चलो, बहुत अच्छा अभ्यास हो गया है।
आगे चलते हैं द्विगु समास की ओर। ये तो एकदम ही आसान है भाई। देखो कुछ उदाहरण देखते हैं कि चौराहा यानी कि 4 राहों का संगम, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला, नवरत्न मतलब नवरत्नों का समूह, शतांश का मतलब होता है 100वां, है ना, अंश, षटकोण मतलब षटकोणों का समूह, सप्ताह मतलब सप्ताहनों का समूह, रहनों मतलब दिन, ठीक है ना, दोबारा मतलब 2 बार। तो देखा आपने, यहाँ चौ मतलब 4, त्रि मतलब 3, 9 9, शतांश 100, षट 6, सप्ताह 7, दोबारा का 2। ये सारी ही संख्याएं हैं। क्या है? संख्या। ठीक है, तो कुछ समझे कि जहाँ पर पहला पद संख्या आता है उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास, है ना। तो देखो, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक, ठीक है, और किसी न किसी समूह का भी बोध करवाता हो, वहाँ हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? बहुत आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार आप द्विगु समास की अगर पहचान की बात आए तो सीधा देखोगे कि जहाँ संख्या है वहाँ पर हम कहेंगे द्विगु समास। ठीक है, अब आगे चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व देखो, आपको लिखने का तरीका दिखा कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम पहले उदाहरण देखते हैं, फिर परिभाषा समझेंगे। देखो यहाँ एक शब्द है दाल भात, तो अगर उसके विग्रह की बात करें तो उसको कहेंगे दाल और भात, माता और पिता, राधा और कृष्ण, हरि, हरि मतलब कि विष्णु, और हर मतलब महादेव, हरि हर यानी कि विष्णु और महादेव, 24 मतलब 4 और 20, 68 मतलब 8 और 60। तो यहाँ पर देखा कि 2 पदों के बीच में और आ रहा है। ठीक है, तो जब ये 2 पदों के बीच और आता है ना, तो हम उसको कहेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास। उसके अलावा भी हो सकता है। देखो जैसे आटा दाल, ठीक है, तो आटा दाल आदि, है ना, जैसे कोई घर गृहस्थी का सामान लाता है तो क्या कहेंगे? भाई आटा दाल ये सब ले आना, तो यहाँ पर आदि ऐसे कहेंगे। ठीक है, चाय पत्ती आदि, कपड़ा लत्ता, छल कपट, फल फूल, छोटा मोटा, बाल बच्चा, इनमें सब में आदि लगाएंगे ना, तब ये विग्रह होगा। ठीक है, और अब दूसरा देखो, ये भी इसी प्रकार के शब्द है, लेकिन इसमें हम और या आदि नहीं कह सकते। इसमें हमें विग्रह करने के लिए या लगाना पड़ेगा। देखो जैसे कोई व्यापार होगा तो या तो हानि होगी या लाभ होगा, तो क्या कहेंगे? हानि या लाभ, गुण या दोष, पाप या पुण्य, सुख या दुख, घट या बढ़, आज या कल, राग या द्वेष। देखा है ना, आसान। तो इस प्रकार के उदाहरणों को आप देखकर समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं परिभाषा कि इस समास में, इस मतलब कौन से? द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों की प्रधानता होती है ना। ये जैसे माता पिता, तो दोनों ही तो शब्द प्रधान हैं। ठीक है, और यह समास तथा और अथवा इत्यादि ऐसे जो ये शब्द होते हैं ना, उनको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। उनका लोप हो जाता है, मतलब बीच में से और गायब है, यहाँ आदि गायब है, यहाँ या गायब है ना। तो इस प्रकार जब ये उदाहरण होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो फिर आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं ये बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो एक हमारा ये उदाहरण है गिरिधर। ठीक है, गिरि का मतलब पहाड़, धर का मतलब धारण करने वाला। अब देखो 2 शब्द है यहाँ, गिरि और ये धर, लेकिन यहाँ पता है इन 2 शब्दों का अर्थ लगाया जाता है कृष्ण। अब देखो शब्द तो कुछ और है और उसका अर्थ निकाला जाता है कोई तीसरा है। जैसे ये है जल, जल मतलब पानी, ज मतलब जन्म लेने वाला। अब पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है? तो ये इन कमल कहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या होता है कि दो पद होते हैं लेकिन दोनों के अर्थ मिलाकर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, तब हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलो तो परिभाषा भी समझ लेते हैं कि इस समास में आए हुए पदों में से पहले या दूसरे किसी भी पद का अर्थ प्रधान नहीं होता। देखा, इन दोनों में से किसी का भी अर्थ प्रधान नहीं होता है, अर्थात समस्त पद कोई अन्य ही अर्थ देता है ना। पूरा पद है ना, वो कोई अन्य ही अर्थ देता है, तब हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। चलो कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अद्वितीय, उदाहरण है अद्वितीय, एक अ और एक द्वितीय, दो शब्द जुड़े। ठीक है, लेकिन उसका हम देखते हैं कि अ मतलब नहीं है, द्वितीय मतलब दूसरा। ठीक है, द्वितीय न हो जिसके समान, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलता है? इसका मतलब है वो निराला ही है, अद्भुत ही है ना, ये अर्थ निकलता है। अब देखते हैं अनुकूल। ठीक है, अनु, ठीक है, और ये है कूल। वैसे देखो, कूल का मतलब होता है किनारा, अनु का मतलब किनारा के सामने चलना या साथ चलना। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ जो किनारे के पास चलता है ना, वो तो अनुकूल हो गया, वो तो किनारे पर पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रतिकूल मतलब वो तो विलोम हो गया, वो किनारे से अलग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ अनुकूल कहने का मतलब है कूल, और यानी कि किनारे की और, शब्दों का तो ये अर्थ हुआ, लेकिन उसका भाव निकलता है कि वो व्यक्ति मेरे अनुकूल है, यानी कि वो मेरा सहयोगी है या समर्थक है। ठीक है, अब दूसरा शब्द देखते हैं, कहा सुनी, यानी कि अर्थ हुआ उसका कहना और सुनना, लेकिन इसका भाव क्या निकलता है कि उनका कोई ज़बानी झगड़ा हुआ है ना। कहा सुनी का मतलब क्या, उसकी कहा सुनी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका कोई झगड़ा हुआ है। ठीक है, चलो मैंने देखो उदाहरण में कुछ ऐसे अलग से लिए हैं कि जो हम नॉर्मल बातें नहीं होके कुछ विशेष बातें होती है ना, तो वो अगर एग्ज़ाम में देखो सरल वाले तो कोई पूछते हैं नहीं, कुछ कठिन कठिन होते हैं ना, वही पूछते हैं। ठीक है, इसलिए हम कुछ ऐसे ही अलग और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम उन उदाहरणों को समझते हैं। ठीक है, जैसे ये है खड़ी बोली। अब देखो यहाँ पर खड़ी एक शब्द है कि भाई खड़ा रह रहा है, एक है बोली, लेकिन उन दोनों को मिलके अर्थ क्या निकलता है? खड़ी है जो बोली, मतलब ये हिंदी के मानक का रूप का नाम है, ये है खड़ी बोली। ठीक है, अब देखते हो पंच आनन। ठीक है, तो पंच आनन है जिसके, कौन है वो? शिव। तो यहाँ पर बात तो आ रही है पंच की और आनन की, लेकिन मतलब निकल रहा है शिव। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको कहेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, षडानन यानी कि 6 आनन है जिनके, कौन है? वो है कार्तिकेय। ठीक है, सफल यानी कि फल के साथ है जो, तो यहाँ मतलब क्या निकला? उत्तीर्ण, है ना। तो यहाँ आपने देखा कि जो भी शब्द है दोनों, उन दोनों का अर्थ तो कुछ अलग होता है और उसका जो मतलब कहने का तात्पर्य वो कुछ अलग होता है। ठीक है, चलो कुछ और उदाहरणों को भी देख लेते हैं कैसे होता है। देखो यहाँ पर एक शब्द है सूर्य और ये है पुत्र। अब बताओ, सूर्य की बात हो रही है, पुत्र की बात हो रही है, लेकिन कहने का तात्पर्य है सूर्य का पुत्र कौन है? कर्ण। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? कर्ण की बात हो रही है। देखो यहाँ बात हो रही है इंद्र की, लेकिन कहते कैसे हैं? देवराज। ठीक है, तो देवों के राजा। घन श्याम यानी घन मतलब बादल, बादल के समान श्याम है वो, कौन है? कृष्ण। ठीक है, रतिकांत यानी रति का कांत, कांत मतलब पति। ठीक है, कौन है? कामदेव। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिनके। ठीक है, कौन है वो? गणेश जी। अंशुमाली, अंशु मतलब किरणें। ठीक है, अंशु की माला वाला कौन होते हैं? सूर्य होता है। विषधर, विष को धारण करता है जो, कौन? या तो सांप की बात होती है या शिव की बात होती है ना। तो सब देखा, इन सब उदाहरणों से हमने क्या देखा
कि दोनों पद मिलाकर कोई तीसरा ही अर्थ आता है, तब हम उसको कहेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलो अब हम वापस थोड़ा सा कुछ आगे भी जान लेते हैं कि हमने देखा था कि अव्ययी भाव समास होता है, उसमें आगे अव्यय या उपसर्ग आता है। तत्पुरुष समास में कारक का लोप होता है। द्विगु में संख्या होती है पहला पद, द्वंद्व में और, तथा, है ना, इनसे ये शब्द जुड़े हुए होते हैं। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है। तो ये जो सभी समास है ये संस्कृत समासों पर आधारित हैं, किंतु हिंदी में भी कुछ अपनी सामासिक रचनाएं विकसित की हुई है, जैसे पुनरुक्ति शब्द समास। इसको पता है, पुनरुक्ति प्रकाश भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता कुछ नहीं है, अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा था, चलता चलता, मैं तो चलता चलता ही सब काम कर लेता हूँ, थका थका, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच। देखा, तो एक ही शब्द की जब दोबारा आवृत्ति हो रही है तब हम कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या पुनरुक्ति शब्द समास। ये अलंकारों में ऐसा आता है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये अलंकार में बोलते हैं, लेकिन समास में भी इस तरह से पुनरुक्ति शब्द समास कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा, एक ही शब्द की दोबारा आवृत्ति होना हम क्या कहेंगे, पुनरुक्ति शब्द समास। ठीक है, तो समझ में आ गए ना आपको सारे समास। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, है ना। मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है, आपको व्याकरण समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक शेयर भी करोगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।